हेलो दोस्तों, माहे मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का इंक्रीजिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्धमान, या डिक्रीजिंग, जिसको बोलते हैं ह्रासमान, शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 12th एक्सरसाइज 6.2 है, जिसमें हमको वर्धमान और ह्रासमान दिए हुआ है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो देखने के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका कुछ बेसिक देखते हैं। बेसिक है ना, देखिए देखिए यदि फंक्शन एफ एक्स इस प्रकार हो तो देखिए दोस्तों, देखिए एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसका हम अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स हमको मिलेगा। एफ डैश एक्स अगर 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, जहां एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। दोस्तों, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि ए और बी शामिल है और उसके बीच में जो भी होगा ना वो भी शामिल होगा, है ना। तो फंक्शन क्या, एफ डैश एक्स अगर 0 से बड़ा या बराबर होगा, है ना, तो फंक्शन क्या होगा, वर्धमान फलन होगा, जिसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा, वर्धमान फलन होगा, वर्धमान फलन होगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए यदि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो, है ना, और एक्स बिलोंग्स टू ए बी, है ना, तो जब फलन हमको प्राप्त होगा ना, वो क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए अगर एफ डैश एक्स है ना, अगर 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो और एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी हो, तो क्या होगा, ह्रासमान फलन होगा, जिसको बोलते हैं डिक्रीजिंग, है ना। क्या होगा, ह्रासमान फलन होगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए यदि मतलब एफ डैश एक्स होगा ना, अगर 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा और एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, है ना, तो क्या होगा, निरंतर ह्रासमान फलन होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हम कैसे बनाते हैं इसे। बनाने का विधि देखिए, सबसे पहले y बराबर एफ एक्स मान लेंगे। अगर एफ एक्स दिया हुआ रहेगा ना, तो उसको हम y के बराबर मान लेंगे। फिर देखिए, फिर y है ना, उसका हम अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा dy बटा डी एक्स, और एफ एक्स है ना, वो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट देखिए इसका, फिर हम डी वाई बटा डी एक्स को हम 0 करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स को हम 0 करेंगे ना, तो हमको यहाँ से एक्स का मान निकलेगा ए बी, मान लेते हैं सी निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे। देखिए, तो यहाँ हो गया प्लस इन्फिनिटिव हो गया, और यहाँ हो गया से माइनस इन्फिनिटिव हो गया। मान लेते यहाँ ए है और यहाँ बी है और यहाँ सी है। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटिव और ए के बीच में कोई संख्या लेंगे और एफ डैश एक्स है ना, उसमें हम रखेंगे। अगर मान लीजिए प्लस आ गया, फिर ए और बी क्या है, ए और बी है ना, उसके बीच का कोई संख्या लेंगे और एफ डैश एक्स में रखेंगे, तो मान लीजिए माइनस आ गया। फिर बी और सी के बीच में कोई संख्या लेंगे और एफ डैश एक्स में रखेंगे,
तो मान लेते हैं कि प्लस आ गया और यहाँ मान लेते हैं माइनस आ गया। तो जो प्लस वाला होता है ना वो तो वर्धमान फलन हो गया, जो माइनस वाला होता है ऐसा ह्रासमान फलन हो गया। प्लस वाला क्या हो गया वर्धमान और माइनस वाला ह्रासमान। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बेसिक कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए आर, आर मतलब होता है वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, पर फंक्शन एफ एक्स है बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है ना। तो हमको सिद्ध करना है कि सभी वास्तविक संख्या पर जो फंक्शन एफ एक्स बराबर इतना दिए हुआ है ना वो क्या होगा निरंतर वर्धमान फलन होगा। क्या होगा निरंतर वर्धमान होगा। तो देखिए दोस्तों एफ एक्स बराबर हमको क्या दिया है 3x + 17 है ना। तो इसको मान लेते हैं y बराबर मान लेते हैं 3x + 17। अब हम x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे। क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हुआ dy/dx, फिर क्या हुआ dy/dx 3x + 17, तो dy/dx, फिर ये दोनों का हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा 3 कांस्टेंट है 3 को बाहर निकाल देते हैं तो dx/dx, फिर क्या होगा प्लस d17/x, तो यहाँ से देखिए dy/dx फिर 3 और dx/dx 1 हो गया। और यहाँ 17 है ना कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो अवकलन होता है ना वो 0 होता है तो यहाँ 0 लिख दिए। फिर देखिए dy/dx हमको क्या मिला 3 मिला है ना। तो दोस्तों dy/dx हमको क्या मिला 3 मिला। तो देखिए यहाँ देखिए f' हमको क्या मिला हमको 3 मिला। तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रियल नंबर पर मतलब वास्तविक संख्या पर एफ एक्स है ना निरंतर वर्धमान होगा है ना। तो यहाँ हम x का मान 1 रखते हैं तो हमको 3 मिलेगा, x का मान अगर हम -1 लेंगे तो भी हमको 3 मिलेगा, x का मान हम 5 लेंगे तो भी हमको 3 मिलेगा। तो देखिए दोस्तों जब हम यहाँ x का मान 1 रखते हैं तो भी 3 आता है, -1 रखते हैं तो भी 3 आता है और +5 रखते हैं तो भी 3 आता है। इसका मतलब हुआ कि x का मान हम कुछ भी रखेंगे ना तो भी हमको 3 आएगा। तो यहाँ देखिए dy/dx है ना वो 0 से बड़ा है तो एफ एक्स क्या होगा निरंतर वर्धमान। एफ एक्स क्या है निरंतर वर्धमान फलन है। क्या निरंतर वर्धमान फलन है ना। ठीक है दोस्तों एफ एक्स क्या निरंतर वर्धमान फलन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर पर, आर हो गया रियल नंबर है ना, पर एफ एक्स बराबर e⁻²x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। मतलब हमको साबित करना है जो एफ एक्स हमको दिए हुआ है ना उस सभी वास्तविक संख्या पर निरंतर वर्धमान होगा। तो देखिए एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ e⁻²x है ना। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो f' बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों आपको विस्तार से लिखते हैं ना फिर आप बोलिए कहाँ से। देखिए d/dx f(x) फिर d/dx और e⁻²x। जब हम f(x) का अवकलन करेंगे ना तो यहाँ से f' लिखेंगे है ना, और फिर e⁻²x का अवकलन करेंगे तो e⁻²x होगा और फिर यहाँ
2x का हम अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा 2। तो एफ डैश एक्स हमको क्या मिला 2e⁻²x है ना। तो देखिए दोस्तों एफ डैश एक्स हमको क्या मिला 2e⁻²x। तो x का मान हम 1 रखते हैं तो 2e⁻² गुने 1 तो 2e² मिला। फिर -1 लेंगे तो 2e⁻² तो हमको क्या मिलेगा 2e⁻², और इसको बटा में लाएंगे तो 2/e² हो जाएगा। मतलब हम x का मान -1 लेंगे तो भी हमको 0 से बड़ा आएगा, है ना। मतलब x का मान -1 लेंगे तो भी 0 से बड़ा, x का मान +1 लेंगे तो भी 0 से बड़ा है। मतलब एफ डैश एक्स है ना वो 0 से बड़ा होगा। तो इसलिए क्या होगा x का मान जब यहाँ से dy/dx का मान 0 से बड़ा होता है तो निरंतर वर्धमान होता है। तो क्या लिखेंगे r पर f(x) निरंतर वर्धमान फलन है। क्या है वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इतना है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) = sin x से प्रदत्त फलन ए नंबर में दिया हुआ 0,π/2 में निरंतर वर्धमान है, बी में दिया हुआ π/2, π में निरंतर ह्रासमान है, और सी में दिए हुआ 0,π में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। ठीक है दोस्तों हमको दिया हुआ f(x) बराबर क्या दिया हुआ है sin x दिया हुआ है। तो मानते हैं y बराबर sin x। ठीक है दोस्तों। अब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। तो क्या होगा dy/dx, फिर d/dx और यहाँ हुआ sin x, फिर dy/dx और sin x का अवकलन होता है cos x, है ना। अब हम करेंगे dy/dx बराबर 0 तो होगा cos x बराबर 0। तो यहाँ से cos x बराबर cos में कितना का मान 0 होता है cos 90 का मान, मतलब cos π/2 का मान क्या होगा 0 होगा, है ना। देखिए तो यहाँ से x बराबर हमको क्या मिला π/2। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए एक हम नंबर लाइन खींचेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ हमको 0 से π/2 है और यहाँ π/2 से हमको पाई है। तो यहाँ हम क्या लेंगे, यहाँ 0 लेंगे और यहाँ हम पाई लेंगे, और यहाँ कहीं बीच में हम मान लेते हैं π/2 मान लेते हैं। ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों 0 से यहाँ π/2 है तो π/2 और 0 के बीच में हम कोई है ना, कोई हम थीटा का मान लेंगे, है ना। तो यहाँ π/2 को हम बोलते हैं 90 डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं 90 डिग्री, और पाई को बोलते हैं 180 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री से कम हम 60 लेते हैं, 60 लेते हैं। देखिए और यहाँ पर जहाँ dy/dx है ना वहाँ मान रखेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों तो dy/dx का मान क्या दिया हुआ cos x हमको दिया हुआ है ना। तो यहाँ हम रखते हैं π/2 से कम जो मान है 60 है 30 है उसको हम रखते हैं। तो क्या हम ले, यहाँ हम लेते हैं 60 लेते हैं cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, मतलब हमको पॉजिटिव आ गया, प्लस में हमको आ गया तो यहाँ हो गया प्लस। अब 90 और 180 के बीच में कोई मान लीजिए, तो मान लेते हैं कि हम 120 लेते हैं। 120 मतलब 120 है ना। तो cos 120 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60। तो cos 180 माइनस 60 तो माइनस cos 60, और माइनस cos 60 का मान होगा -1/2। क्या होगा -1/2, क्या हमको मिलेगा -1/2। तो यहाँ हमको निकलेगा निगेटिव, है ना।
तो देखिए दोस्तों, हमको 0 से π/2 है वहाँ पॉजिटिव मतलब वर्धमान होगा, और π/2 से लेकर पाई तक हमको निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमको ह्रासमान होगा। और 0 से पाई तक हमको न तो वर्धमान होगा न ही ह्रासमान होगा। तो इसको दोस्तों हम रफ करते हैं और फिर हम लिखते हैं। देखिए, तो हमको ए नंबर में देखिए 0 से π/2 है ना, तो वहाँ हमको क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। तो क्या लिखिए, 0 से π/2 में फंक्शन f(x) निरंतर वर्धमान फलन होगा। क्या होगा, वर्धमान फलन होगा। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा देखिए, और यहाँ π/2 से लेकर पाई तक हमको निगेटिव आ रहा है, तो क्या होगा, π/2 से पाई तक में f(x) क्या होगा, निरंतर ह्रासमान फलन होगा। क्या होगा, निरंतर ह्रासमान फलन होगा। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ देखिए अगर यहाँ प्लस और यहाँ प्लस होता ना, दोनों जगह प्लस होता, तो 0 से π/2 तक हमको निरंतर वर्धमान फलन मिलता। अगर दोनों जगह माइनस होता तो 0 से पाई तक हमको निरंतर ह्रासमान मिलता। लेकिन एगो प्लस है और एगो माइनस है, इसीलिए हमको क्या होगा, 0 से पाई में f(x) क्या होगा, न तो वर्धमान फलन होगा, न तो वर्धमान होगा, और न ही ह्रासमान होगा, और न ही ह्रासमान होगा, और न ही ह्रासमान फलन होगा। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि अंतराल ज्ञात कीजिए, मतलब इंटरवल हमको ज्ञात करना है, जिनमें f(x) बराबर हमको इतना दिया हुआ है 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f ए में बोला है कि निरंतर वर्धमान और बी में बोला निरंतर ह्रासमान। तो देखिए दोस्तों, तो f(x) हमको कितना दिया हुआ है, 2x² - 3x। इसको हम y मान लेते हैं, 2x² - 3x, है ना। अब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। लिखिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए, तो क्या होगा, dy/dx, फिर क्या होगा, d/dx, और यहाँ 2x² है माइनस 3x है, तो dy/dx, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालते हैं, dy/dx, x², 3 कांस्टेंट, 3 को बाहर निकालते हैं, फिर dx/dx, फिर dy/dx 2x² है, x² का अवकलन करेंगे तो 2x, फिर 3 और dx/dx हो गया 1। फिर यहाँ से dy/dx 2 में 2 से गुना करेंगे 4x - 3, है ना। अब देखिए, फिर हम dy/dx को हम जीरो करेंगे, तो 4x - 3 बराबर 0, तो 4x बराबर 3, x बराबर क्या होगा, 3/4, है ना। तो x7 हमको क्या निकला, 3/4। इधर नंबर लाइन खींचिए, इधर माइनस इन्फिनेटिव लेते हैं, इधर प्लस इन्फिनेटिव लेते हैं, और यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर 3/4 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या मान लिए, 3/4, है ना। अब हम 3/4 और माइनस इन्फिनेटिव के बीच का कोई नंबर लेंगे, और उसको हम dy/dx है ना, यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसमें हम रखेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर रख रहे हैं, देखिए, तो यहाँ देखिए माइनस इन्फिनेटिव और 3/4 है, तो इसके जो बीच में होगा से 0 होगा, अगर 3/4 है तो 0 पॉइंट कुछ आएगा,
तो उससे पहले वाला हमका जीरो होगा ना, तो यहाँ एक्स का मान जीरो रखिए तो क्या होगा 4 गुना जीरो -3, तो हमको मिलेगा -3 मतलब नेगेटिव आ गया। फिर 3/4 है और प्लस इन्फिनेटिव है, इसके बीच का कोई नंबर रखिए, तो इसके बीच का नंबर 1 ले लेते हैं, यहाँ 1 रखिए, तो 4 गुने 1 -3, तो 4 - 3 हमको मिलेगा +1, तो यहाँ हमको आ गया प्लस आ गया, है ना। तो हमको ए नंबर बोला कि निरंतर वर्धमान होगा, तो 3/4 और प्लस इन्फिनेटिव के बीच फंक्शन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। तो क्या होगा 3/4 और प्लस इन्फिनेटिव पर निरंतर वर्धमान फलन होगा, क्या होगा वर्धमान फलन होगा, है ना दोस्तों। फिर देखिए दूसरा, देखिए क्या बोला निरंतर ह्रासमान, तो -इन्फिनेटिव और 3/4 पर क्या होगा निरंतर ह्रासमान फलन, क्या होगा ह्रासमान होगा, ह्रासमान फलन होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर 2x³ -3x² -36x + 7 से प्रदत्त फलन f, ए में बोला कि निरंतर वर्धमान और बी में बोला निरंतर ह्रासमान। ठीक है दोस्तों, तो देखिए f(x) हमको क्या दिया हुआ है 2x³ है -3x² है -36x है +7 है। दोस्तों इसको हम y मान लेते हैं, 2x³ -3x² -36x +7। अब हम x के सापेक्ष हम अपकलन करेंगे, क्या लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो dy/dx हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालते हैं, फिर dy/dx यहाँ x³, फिर 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकालते हैं और x² का अवकलन करते हैं, फिर 36 है इसको बाहर निकालते हैं और x का अवकलन करते हैं तो dx/dx और 7 कांस्टेंट है तो d7/dx हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए dy/dx 2x³ का अवकलन होगा 3x², फिर 3x² है इसका यहाँ x² है दोस्तों, है ना, x² का अवकलन क्या होगा 2x होगा, फिर -36 और dx/dx होगा 1 और ये हो गया 0, कांस्टेंट है ना, इसका अवकलन होता है 0। तो dy/dx अब इसे गुना कीजिए 6x², 3 × 2 6 आ गया, फिर -36 आ गया, फिर यहाँ से देखिए dy/dx 6 कॉमन ले लेते हैं, है ना, x² -x और माइनस में यहाँ 6 हो जाएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों तो हम dy/dx हम 0 करेंगे तो इसके बराबर क्या होगा 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से होगा x² -x -6 = 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो x² -3x + 2x -6 = 0। अब ये दोनों में कॉमन x है तो x -3, फिर 2 कॉमन लीजिए तो x -3 = 0, x -3 फिर x + 2 = 0, तो x -3 = 0 करेंगे तो x = 3, फिर हम x + 2 = 0 करेंगे तो x = -2, फिर यहाँ से हम नंबर लाइन खींचेंगे, इधर होगा -इन्फिनेटिव और इधर होगा +इन्फिनेटिव, है ना। यहाँ हम लिखते हैं -2 और यहाँ लिखते हैं +3, है ना। तो -2 और
इन्फिनेटिव है ना -2 और माइनस इन्फिनेटिव, इसके बीच का कोई नंबर है ना, हम dy बाई डी एक्स में रखेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर रखेंगे, देखिए तो माइनस इन्फिनेटिव और -2 के बीच हम क्या ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, है ना, -3। तो -3 रखिए, तो -3 का होल स्क्वायर +9, और यहाँ -3 लेंगे तो माइनस माइनस यहाँ +3 होगा, फिर यहाँ से -6, तुमको मिलेगा 6, 9 + 3 12 -6, तो 12 - 6 मिलेगा 6, 36, मतलब हमको प्लस मिलेगा। फिर -2 है और +3 है, इसके बीच में 0 आएगा, तो हम यहाँ x का मान 0 रखते हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ -6, मतलब हमको नेगेटिव मिलेगा, तो यहाँ नेगेटिव। फिर 3 और इन्फिनेटिव के बीच का हम कोई संख्या लेते हैं, तो मान लेते हैं 4, तो 4 यहाँ रखिए, तो 4 का स्क्वायर हमको मिलेगा 16, फिर यहाँ 4 और यहाँ 6, तो 6 यहाँ 16, यहाँ -4 से -10, तो 16 - 10 हमको मिलेगा 6 × 6 36, मतलब ये भी हमको प्लस आ गया, तो यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया। तो हमको अंतराल निकालना है निरंतर वर्धमान, क्या निकालना, निरंतर वर्धमान। तो माइनस इन्फिनेटिव से -2 और फिर 3 से प्लस इन्फिनेटिव हमको निरंतर वर्धमान मिलेगा। क्या लिखे, माइनस इन्फिनेटिव -2 और यूनियन 3 से प्लस इन्फिनेटिव पर क्या होगा, प्लस वाला होता है ना, वो निरंतर वर्धमान होता है, तो क्या होगा, निरंतर वर्धमान। ठीक है, क्या होगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा। ठीक है, फिर देखिए बी में क्या है, निरंतर ह्रासमान। तो जब माइनस वाला होता है ना, वो निरंतर ह्रासमान होगा, मतलब -2 से +3 पर क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान। ठीक है दोस्तों, फलन होगा। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, कृपया आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।